रात के 8 बजे जैसे ही एक खबरों वाला चैनल लगाया तो वहाँ कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा था जिसमें भाभी और देवर आपस में मिलकर बेचारे सोहर को धोखा दे रहे होते हैं। मैंने एक और चैनल लगाया तो लगभग वहाँ भी ऐसा ही कुछ चल रहा था। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल के टीवी प्रोग्राम में तो इन्हें देवर भाभी और नंद भाभी के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं। लगाने को बस हर तरफ देवर और भाभी के चर्चे होते हैं। मैं इस हिसाब से खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 15 साल का था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। अभी मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र दीवार पर लगे घड़ी पर पड़ गई। रात के 8 बज रहे थे। अब तक तो मेरे पति को आ जाना चाहिए था। 5 बजे दफ्तर से छुट्टी होती थी और वो 6 बजे तक आ जाते थे, मगर आज तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए थे और वो अभी तक नहीं आए थे। उन्हीं का तो इंतज़ार करते करते टीवी लगाकर बैठ गई थी कि थोड़ा वक्त कट जाएगा, मगर जब 9 बज गए तो मैं पूरी तरह से घबरा गई कि मेरे शौहर को क्या हुआ, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। वो फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे थे। आखिर मैं अपने इकलौते देवर के कमरे में चली गई। वो सो रहा था। मैंने उसे जगाया और कहा कि जाओ अपने भाई का पता करो, अभी तक आया क्यों नहीं। अभी मैं उसे कह ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भाग कर गई और दरवाज़ा खोला तो मेरा शौहर सामने खड़ा था। अभी मैं उसकी हालचाल पूछने ही लगी थी कि नज़र उसके बराबर खड़ी हस्ती पर पड़ी और उसको देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मेरी सौतन ले आया था, मतलब दूसरी शादी करके आया था। मैंने रोते हुए अपने सीने पर हाथ रखा और सोचा, ये मैं क्या देख रही हूँ। उसने ऐसा क्यों किया था। हमारी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को 4 साल गुजर गए थे और बस हमें एक औलाद ही की कमी थी। लेकिन मेरे पति ने कभी इस बात का मुझे ताना तो नहीं दिया था और अब अचानक से उन्होंने शादी कर ली। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद ही इतनी ही चाहत थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। यूँ चुप कर धोखा देने की क्या ज़रूरत थी। मेरे पति ने भी गुस्से में कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की है। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें मैंने कर दी। मैं तो हमेशा अपने पति की वफादार रही हूँ। मेरे पति ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने रखा और कहने लगे, ये देखो अपनी आंखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैंने उसका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही कुछ तस्वीरें और शादी की कुछ वीडियो थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 4 साल पहले मैं पहुँच गई जब मैं शादी होकर इस घर में आई थी। मेरा नाम पूनम है। मैं अपने पिताजी की तीसरी बेटी थी। हम 8 बहनें थीं और भाई कोई नहीं था। एक पापा अकेले कमाने वाले और बाकी सब खाने वाले, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था। पापा ने बेटे की ख्वाहिश में बेटियों की लाइन लगा दी थी और अब उनकी शादी की फिक्र में पापा वक्त से पहले ही बूढ़े हो रहे थे। मेरी बड़ी बहन ने छोटी सी उम्र में ही घर के कामकाज सीखने शुरू कर दिए थे और अम्मा से सिलाई सीखकर पापा के बोझ को थोड़ा कम करने की कोशिश करने लगी थी। दूसरे नंबर वाली दीदी ने भी सिलाई सीखकर लोगों के कपड़े सीने शुरू कर दिए थे। अम्मा और पापा को मुझसे भी यही उम्मीद थी कि मैं भी घरदारी सीखकर कुछ हुनर सीख लूं, मगर मैं शुरू से ही बीमार रहती थी। मुझे अपने घर का माहौल कभी पसंद नहीं आया था, जहां अपनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती और एक एक चीज़ के लिए तरसना पड़ता था। मैं अपनी बहनों के मुताबिक थोड़ी गोरी चिट्टी थी और मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास था। मैं अपनी माँ और बहनों की तरह एक गरीब घर से दूसरे गरीब घर में हरगिज़ नहीं जाना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि मैं किसी अमीर घर में शादी करूँगी या फिर किसी ऐसे घर में जहाँ लोग ज़्यादा न हों और मैं रानी बनकर राज करूँ। किस्मत ने जल्दी मुझे मौका दे दिया और मेरी मुलाकात राकेश से हो गई। मैं अपनी दोस्त की शादी में गई थी और वो मेरी दोस्त के बाबा का रिश्तेदार था। उसकी खूबसूरत पर्सनालिटी के पीछे बहुत लड़कियाँ थी, मगर मैंने अपनी दोस्त से साफ कह दिया था कि तुम मेरी बात करवाओ। कुछ दिन बाद अपने दोस्त के जरिए मेरी उससे बातचीत शुरू हुई तो मालूम हुआ कि वो अकेला है, माँ बाप नहीं है, अपने छोटे 10 साल भाई के साथ रहता है और उसकी बहुत अच्छी जगह नौकरी है। मैंने सोचा मुझे इससे बढ़कर फिर कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। यूँ मेरी दोस्त ने उसको मेरे लिए तैयार करके हमारे घर रिश्ता लेने भेज दिया। उसका छोटा 11 साल का भाई भी साथ था। मुझे वो छोटा सा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नजर आ रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है, इससे प्यार से पेश आऊंगी तो वो मान जाएगा। मेरी शादी हो गई। अभी मेरा शौहर कमरे में आया ही था
कि उसके भाई की चीख सुनाई दी। हम भागकर बाहर गए तो वो सीढ़ियों से गिरकर चोट लगवा बैठा था। मेरा पति उसे अपने ही कमरे में ले आया और बाकी की सारी रात वो अपने भाई के साथ ही सोया रहा। मुझे समझ आ रही थी कि वो लड़का अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। उससे अपना भाई शेयर करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। थोड़ा थोड़ा मेरे पति को भी ये बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा बच्चा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा। पर मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे से कोशिश की कि वो मुझे कबूल कर ले, मगर वो उल्टा अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी शिकायतें करने लगता और मुझे डांट पड़वाता। मैंने भी सोच लिया था कि बस अब बहुत अच्छा बन के देख लिया, अब इसे घर से निकलवा कर ही रहूँगी। मैंने अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। कल मैंने उसे सिगरेट पीते भी देखा था। मैंने खुद ही सिगरेट की एक डिब्बिया उसके स्कूल बैग में छुपा दी और मेरे पति ने जब चेक करने की खातिर उसका स्कूल बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डिब्बिया निकली। फिर मेरे पति गुस्से से अपने भाई के कमरे में गए और उसे खींचकर मेरे पास लाए और पूछने लगे कि ये बेहुदा हरकत क्यों की तुमने। वो बहुत कहता रहा कि ये मेरी नहीं है, मगर मेरे पति ने उसकी एक ना मानी और मेरे कहने पर उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो रोता रहा, लेकिन उसकी अच्छी संगत और बेहतर संभावनाओं की खातिर मेरे पति ने उसे घर से दूर भिजवा दिया। वो 2 साल से वही था और मेरी ज़िंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। कोई परेशानी और कोई झंझट नहीं था, बस सुकून ही सुकून था। मैं खुश थी कि अब वो 5 से 6 साल वही रहेगा। शुरू में तो उसने छुट्टियों में भी घर आना मना कर दिया था। मैं भी खुश थी कि अच्छा है चंद दिन भी ना आए। मुझे उम्मीद थी कि अगले साल भी नहीं आएगा, मगर मेरी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब वो इस बार की छुट्टियों में घर आ गया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। उसने कद निकाल लिया था और 15 साल का तो लगता ही नहीं था। अपनी उम्र से 2 बरस बड़ा ही लगता था। मुझे मालूम था कि अब की बार वो घर आया है तो ज़रूर फिर से मेरे खिलाफ साजिश रचेगा और अपने भाई को मेरे खिलाफ करने की कोशिश करेगा। मगर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने मुझसे अपने पिछले रवैये की माफ़ी मांगी। वो बहुत सुलझ गया था और पहले की तरह बदतमीज और साजिशें भी नहीं कर रहा था। ज़्यादातर अपने कमरे में ही गुजारता था और खाना हम दोनों के साथ मिलकर खाता था। मेरे पति भी उसकी बदलती हुई आदत से बहुत खुश हुए थे। एक दिन मेरा शौहर काम पर गया तो वो मुझे कहने लगा, भाभी अपनी शादी की वीडियो दीजिएगा, मुझे देखनी है। उस वक्त तो देखी नहीं, अब दिल कर रहा है कि देखूं। मैंने कहा वो तो पेन ड्राइव में है। कहने लगा हाँ तो पेन ड्राइव ही दे दे, मैं टीवी पर लगाकर देख लूँगा। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। मैं अपने कमरे में गई और पेन ड्राइव लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे पेन ड्राइव ले ली और अपने कमरे को लॉक लगा लिया। मुझे कुछ समझ न आया कि भला कमरे को लॉक लगाना क्या ज़रूरी था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लगी रही। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे से बाहर निकल आया और मुझे पेन ड्राइव देकर शुक्रिया कहा और साथ ही 5,000 रुपये मुझे पकड़ा दिए। मैंने हैरानी से पूछा ये किस लिए, तो कहने लगा आप मेरी भाभी हैं इसलिए, और कमरे में चला गया। जबकि मैं तो दंग रह गई कि ये लड़का इस कदर बदल गया है। अक्सर अब वो शाम का खाना बनाने में भी मेरी मदद कर देता था। अब मेरा दिल भी उससे साफ होने लगा था कि अच्छा लड़का है। वैसे भी 2 महीने की ही तो छुट्टियां पर आया है, बाद में चला जाएगा। अगले दिन फिर से मेरे पति के काम पर जाने के बाद मेरे देवर ने मुझसे पेन ड्राइव मांगी। मैंने हैरत से पूछा कल ही तो दी थी। कहने लगा भाभी 1 घंटे में कहाँ पूरी देखी जाती है, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा होता है, बाकी के वक्त मुझे पढ़ाई करनी होती है, इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी करके देखूंगा। उस रोज भी कमरा लॉक करके बैठा रहा। 1 घंटे बाद पेन ड्राइव वापस दी और साथ ही फिर से 5,000 भी दिया। मैंने उसे देखते हुए बेहद हैरानी से कहा कि कल ही तो दिए थे पैसे, फिर क्यों दे रहे हो। कहने लगा आपके लिए। भाभी आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं, इतनी परवाह करती हैं, ये उसका इनाम है, रख ले। ये भाई के ही पैसे हैं जो उन्होंने मुझे दिए हैं। अब अगर आप भाई को बता देंगी तो वो फिर से आपसे लेकर मुझे दोबारा दे देंगे, इसलिए भाई को सोच समझ कर बताइएगा। मेरे शौहर ने मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, मगर उसके बावजूद मैं लालच में आ गई। वो अब रोजाना ऐसा ही करता। शौहर के काम पर जाने के बाद पेन ड्राइव मांगता और कमरा लॉक कर लेता। 1 घंटे बाद पेन ड्राइव के साथ 5,000 रुपये भी देता। कहता था भाभी इन पैसों को संभालती जाए और जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाए तो फिर शॉपिंग पर जाइएगा। मैं अब कभी कभी शक में मुफ्त में हो जाती कि इतने पैसे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं।
मेरा शौहर इतना भी मेहरबान नहीं है कि उसे रोज़ 5,000 जेब खर्च के लिए दे दे। फिर कौन देता है? एक दो बार मैंने उससे एटीएम कार्ड जेब में डालकर बाहर जाते देखा था। शायद उसने अपना कोई अकाउंट बना लिया था या फिर वो मेरे पति के अकाउंट से पैसे निकाल रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अगर पैसे मेरे पति के अकाउंट से निकल रहे होते तो मेरे पति को तो पता चल जाता। अब मुझे उसका कमरा लॉक करके शादी की वीडियो देखना भी शक में डाल रहा था कि कमरा बंद करने की क्या तुक बनती है। मैंने एक दो बार कमरा खुलवाने की कोशिश की, मगर उसने दरवाज़ा ना खोला और पूरे घंटे बाद ही खोला। कहने लगा, भाभी जब मैंने कमरा बंद किया होता है तो दस्तक ना दिया करे, मैं बहुत जरूरी काम में बिजी होता हूँ। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये करता क्या है कमरे में? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि पैसे इसके पास आते कहाँ से हैं कि रोज़ 5,000 रुपये मुझे दे देता है। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे मालूम करना ही होगा कि यह सारा चक्कर क्या है, क्या छुपा रहा है वो। अगले दिन वो शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे गई कि देखूँ तो सही ये कहाँ जा रहा है। वो बैंक गया था। मैं बैंक देखकर हैरान रह गई कि इसमें तो मेरे पति का अकाउंट नहीं है, फिर ये क्या कर रहा है? इसकी तो उम्र भी इतनी नहीं है कि इसका अपना अकाउंट बना हुआ हो, और अगर बना भी हो तो वो कौन सा कमाता है जो इस तरह आकर पैसे निकलवाएगा। बैंक से सीधा वो घर आया था और आते ही अपने कमरे में चला गया और कुछ देर बाद पेन ड्राइव लेकर अपने कमरे में चला गया। मैंने कमरे के बंद दरवाजे से कान लगाया। शादी की वीडियो थी, उसके बैकग्राउंड में तेज म्यूजिक भी था। अगर वो वीडियो देख रहा था तो म्यूजिक की आवाज़ भी आनी चाहिए थी, मगर कमरे के अंदर सन्नाटा था, जैसे कोई कमरे में है भी या नहीं। अब तो मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मुझे खुद अंदर जाकर देखना होगा कि वो करता क्या है। मैंने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है। अगले दिन जैसे ही उसने शादी की वीडियो मांगी, मैंने उसे पेन ड्राइव दे दी। इससे पहले कि वो कमरे में जाकर बंद होता, मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, जब उठूँगी तो पेन ड्राइव दे देना। कहने लगा, ठीक है भाभी। मैंने कहा, अच्छा जाओ, जरा बाहर देखो कौन है दरवाजे पर। दस्तक हुई है। वो जैसे ही बाहर वाले गेट की तरफ बढ़ा, मैं जल्दी से उसके कमरे में आ गई और सोफे के पीछे छुप गई। उसने आवाज़ दी, भाभी गेट पर कोई नहीं था, और अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं ऊपर होकर देखने लगी कि वो क्या करने वाला है। उसने अपना कंप्यूटर खोला और पेन ड्राइव टीवी पर लगा दी। कुछ देर वो अपने कंप्यूटर पर लगा रहा और फिर टीवी पर एक शादी की वीडियो चलने लगी। उस वीडियो को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ टीवी पर दुल्हन मैं ही नज़र आ रही थी, लेकिन बाकी सब कुछ अलग था और रिश्तेदार भी कोई और थे। शादी का सारा सेटअप भी कुछ और ही था। मेरे होश उड़ गए कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि मैं इस तरह किसी और वीडियो में। मैंने उसी वक्त अपनी जगह छोड़ी और उसकी तरफ आकर गुस्से से देखा। वो मुझे अपने कमरे में देखकर घबरा गया। मुझे जैसे उम्मीद नहीं थी कि मैं उसी कमरे में आ जाऊंगी। हकलाकर पूछने लगा, भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में? मैंने कहा, हाँ तुम्हारे कमरे में, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि तुम अपने कमरे में घंटा भर लॉक लगाकर क्या करते हो, इसलिए आज यहाँ छुप गई कि देख सकूँ। और मैंने देख भी लिया। मैंने टीवी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या चल रहा है, क्या ड्रामा है ये? मुझे जल्दी से बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारे भाई को कॉल करके बुला लूँगी। वो जल्दी से कहने लगा, नहीं नहीं, भाई को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैं असल में वीडियो एडिटिंग सीख रहा हूँ। भाई को और आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई गुस्सा करते हैं कि पहले पढ़ाई तो पूरा कर लो। वहाँ बोर्डिंग स्कूल में बहुत से लड़के एडिटिंग करते थे, तो उनकी तरफ देख देख कर मुझे भी शौक होने लगा और मैं भी सीखने लग गया। हम लोग सिर्फ शौकिया करते हैं, मगर फिर वीडियो एडिटिंग के प्रोजेक्ट मिलने लगे और हमें इसके बदले पैसे मिलने लगे। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि मेरी शादी की वीडियो क्यों मांगते थे? तुम उसे भी एडिट कर रहे थे ना? कहने लगा, भाभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा था, बस दूल्हा और दुल्हन के चेहरे बदल रहा था। मुझे शादी की वीडियो एडिटिंग करने का प्रोजेक्ट मिला था। काम बस इतना था कि किसी भी शादी की वीडियो एडिट करके उसमें दूल्हा दुल्हन के चेहरे बदल देना। मैं बस यही कर रहा था। आपकी शादी की वीडियो एडिट करके थोड़ी बहुत तब्दीली करके नई वीडियो बना लेता था और बहुत सारे पैसे मिलते थे, जिनमें से आधे मैं आपको दे देता हूँ। अभी आप जो देख रही हैं टीवी पर, इसमें से मैंने सब कुछ तब्दील कर दिया है। बस आपकी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा लगाना है, फिर ये तैयार हो जाएगी। मैं कुछ कुछ समझ रही थी, लेकिन कुछ ऐसा था
जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो कहने लगा, भाभी इसमें कुछ गलत नहीं है, ना ही मैं गलत कर रहा हूँ। लोग इतनी महंगी महंगी शादी की वीडियो नहीं बनवाते क्योंकि फोटोग्राफ्स और मूवी मेकर लाखों रुपए लेते हैं, इसलिए 10-15 देकर वो किसी की भी शादी की वीडियो में अपने चेहरे फिट करवा लेते हैं। मेरे पास तो किसी की शादी की वीडियो नहीं थी। आपकी शादी का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि आपसे वीडियो ले लेता हूँ। प्लीज़ भाई को ना बताइएगा, वो डांटेंगे कि पढ़ाई किया करो, जबकि मैं पढ़ाई भी तो करता हूँ। अकाउंट भी किसी और के नाम पर है, मगर मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बाहर आ गई। जो कुछ वो बता रहा था वो सब कुछ टीवी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। उसने मेरी जगह किसी और दुल्हन का चेहरा एडिट करके मुझे दिखाया था और तसल्ली करवाई थी। रोज़ के 5,000 मिल रहे थे, मुझे और क्या चाहिए था, जबकि मेरा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग को तसल्ली थी, मगर जाने दिल को क्यों तसल्ली नहीं मिल रही थी। कुछ गलत होने का खटका दिल को सता रहा था। यूं ही दिन गुजरने लगे। मैंने नोटिस किया कि अब जाने मेरे पति का रवैया कुछ बदलने लगा है। अब वो मुझसे बात भी नहीं करते हैं, काम से आते ही सो जाते थे। मैंने सोचा कि काम का प्रेशर होगा, इसलिए ज़्यादा सीरियस ना लिया, मगर अब पति के साथ खड़ी उसकी दूसरी बीवी को देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति ने मेरे सामने मोबाइल निकाला और कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे पहले भी शादीशुदा रह चुकी होगी। मुझे तुम्हारी पहली शादी के सारे सबूत मिल चुके हैं। मैंने मोबाइल में वीडियो देखी तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। ये तो वही वीडियो थी जो उस दिन मैंने अपने देवर के कमरे में देखी थी, जिसे वो एडिट कर रहा था। मेरे पति के मोबाइल में एक शादी की सारी वीडियो थी जिसमें दुल्हन मैं बनी हुई थी और वो उसे किसी अनजान नंबर से सेंड हुई थी। मैं रोते हुए बोली, ये मैं नहीं हूँ, ये आपके भाई ने एडिटिंग की है, उसी का काम है। वो रोज़ मुझसे शादी की वीडियो मांगता था, उसी ने किया है, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे शौहर ने मेरे देवर को बुलाया तो वो आकर सिरे से ही मुकर गया और कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो वीडियो बनाना नहीं आता, मैं कैसे करूँगा। मैं तो सन्नाटे में ही आ गई। उसने कैसे एकदम रंग बदला था। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की कि ये तस्वीरें और वीडियो झूठ है। आप सुबह मोहल्ले में जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, इस वीडियो का भी मालूम करवाइएगा तो पता चल जाएगा कि ये नकली है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, मैं सुबह सब पता करवाऊंगा, अगर तुम सच्ची निकली तो ठीक है, वरना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। वो अपनी दूसरी बीवी को लेकर कमरे में चला गया। मैंने अपने देवर की तरफ दुख से देखकर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ। कहने लगा, आपने क्या किया, वो भूल गई आप। मैं अपने भाई से कितना प्यार करता था, मगर आपने भाई के दिल में मेरे खिलाफ चुगली भर दी और मुझे इस घर से निकाल दिया। मेरे दिल में तो आपके खिलाफ तब से नफरत पैदा हो गई थी। इतना शुक्र है कि मुझे एडिटिंग आती थी। मैंने कहा, तुम क्या समझते हो, एक नकली वीडियो बनाकर मुझे मेरे पति की ज़िंदगी से निकाल दोगे। सुबह जब वो तहकीकात करेंगे तो सब सच सामने आ जाएगा। वो हंसने लगा। मैं जानता हूँ कि सब सच सामने आएगा। इसके बाद मेरा भाई आपसे माफ़ी भी मांगेगा, मगर एक काम जो वो कभी नहीं करेगा, वो अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देना। मेरा भाई इतना अच्छा है कि वो दूसरी भाभी को ज़िंदगी तबाह नहीं करेगा। फिर आप भी उसी तकलीफ़ से गुजरेंगी जिससे मैं गुजरा था। आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। और हाँ, जो पैसे मैं आपको देता रहा हूँ ना, वो आपके ही एटीएम से किसी और बैंक के जरिए निकलवाता रहा हूँ। मैंने रोते हुए कहा, तुम्हारी इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी तुमने साजिश सचाई है। वो हंसते हुए कहने लगा, भाभी, बोर्डिंग स्कूल में भी तो आपने ही भेजा था। मैं ये सब कुछ वहीं से सीखा हूँ। मैं तो मासूम था, मुझे इस हद तक आप लेकर आई हैं। मेरी तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। मैं कल चला जाऊँगा। कल को अगर भाई को मालूम भी हो जाए कि ये सब मैंने किया है तो क्या होगा, वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन कितना अरसा, आखिर तो मैं उन्हीं का खून हूँ। मुझे माफ़ी कर देंगे, आपसे भी माफ़ी मांग लेंगे, मगर आपको तो नुकसान हो गया ना। अब आपको भी भाई को शेयर करना पड़ेगा। वो वापस चला गया था। उसने जैसे कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। मेरे पति को सच्चाई पता चल गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन अपने जज्बाती फैसले के पेश दूसरी शादी तो वो कर ही चुका था और उस लड़की को वो अब तलाक नहीं दे सकता था क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था। मेरे देवर ने ठीक कहा था, अब मुझे सारी ज़िंदगी अपने शौहर को शेयर करना पड़ता। वो मुझसे अपना बदला ले चुका था और मेरे पास अब पछताने के सिवा कुछ नहीं था। इसलिए कहते हैं ना,
किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।